हेलो स्टूडेंट्स, मैं काजल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टूडेंट जंक्शन में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसा कह सकते हैं ना। तो लास्ट क्लास में हमने नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पढ़ा था। अब हमने ये जान लिया कि भाई मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्यों ज़रूरी हैं, लेकिन अब हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि आखिर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स दिए किसने। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे F.W. टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। फिर चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल, तो पहले आप ये जान लीजिए कि इन प्रिंसिपल्स को दिया किसने। F.W. टेलर, जिनका पूरा नाम है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आप मैनेजमेंट करने का एक सही तरीका है कि साइंटिफिकली जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अप्लाई कीजिए। तो उन्होंने ये बोला कि एप्लीकेशन कीजिए साइंस का फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट इंसिस्ट ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब। इन्होंने सबसे ज़्यादा इस बात पर फोकस किया कि रूल ऑफ थंब को आप रिप्लेस कीजिए। रूल ऑफ थंब से आप जानते हैं क्या होता है? रूल ऑफ थंब का मतलब होता है जब एक मैनेजर अपना डिक्टेटरशिप पर काम करता है, मतलब जो उसका मन करेगा वो वही करेगा। जब मैनेजर सिर्फ अपने ही मन की सुनता है, अपने अकॉर्डिंग काम करता है, ऑर्गेनाइजेशंस के वर्कर, सोसाइटी, इन सारी चीज़ों को ना सोचकर सिर्फ अपने ही मन के, जो उसका मन कह रहा है। तो रूल ऑफ थंब होता है जो हमेशा फोकस इस पर करता है सब्जेक्टिव चीज़ों पर, कि मुझे ऐसा लगता है, मेरी इंट्यूशन ऐसा कह रही है, या मेरा एक्सपीरियंस ऐसा कह रहा है, जिस वजह से मैंने ये बोला या इस तरीके से मैनेजमेंट किया। तो जो साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैं, ये मेनली फोकस इन्होंने किया कि भाई जो रूल ऑफ थंब है उसको क्या कर दें, रिप्लेस, उसको हटा दीजिए। और ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसीजन लेने चाहिए वो शुड नॉट बी टेकन ऑन बेसिस ऑफ विल्स ऑफ मैनेजर। ऑब्वियस है, आपको एक एज अ मैनेजर अपॉइंट किया गया, कहीं सारे लोगों की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, तो आप सिर्फ अपनी इच्छाएं या अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही सारी चीज़ों को डील नहीं कर सकते हैं। तो जो बिल्स होती है, मतलब उनकी इच्छाओं के बेसिस पर, उनकी इंट्यूशंस के बेसिस पर मैनेजमेंट को डिसीजन नहीं देना चाहिए। डिसीजन बेस्ड होना चाहिए साइंटिफिक टूल्स पर। तो वो टूल्स क्या क्या होंगे, F.W. टेलर हैं, उन्होंने इस चीज़ को डिफाइन किया है। टेलर ही हैं जिनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है, क्योंकि यही थे जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को लेकर आए। ही डेवलप द साइंटिफिक मैनेजमेंट अ सॉल्यूशन। इन्होंने जो रूल ऑफ थंब मतलब इम्प्लीमेंट होने से जो प्रॉब्लम्स ऑर्गेनाइजेशन फेस कर रहे थे, तो उसको कैसे रिमूव किया, इन्होंने ही आकर एक साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल दिया कि आप जब भी मैनेजमेंट से या कोई ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी प्रकार का कोई डिसीजंस लें तो उसमें साइंटिफिक टूल्स को अप्लाई करें, ना कि अपनी सोच को। हर चीज़ को करने से पहले सोचें। ये कहा जाता है ना कि कई बार बोला जाता है कि आप कुछ ऐसा ना बोल जाएं जो गलत हो, तो कई बार हम बोलने से पहले ये सलाह दी जाती है कि एटलीस्ट 2 मिनट का पॉज लीजिए, उसके बाद किसी भी तरीके का डिसीजन दीजिए या बोलिए। वैसे ही इन्होंने ये बोला, रूल ऑफ थंब के अकॉर्डिंग ये बोला जाता था, बिना सोचे समझे इंसान अपने मन के अकॉर्डिंग कोई डिसीजन दे देता था। तो इन्होंने ये, जो F.W. टेलर थे, उन्होंने एम्फेसाइज किया कि नहीं, आपको पहले सोचना चाहिए कुछ भी कहने या कुछ भी डिसीजन लेने से पहले। बिल्कुल सही बात है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट इम्प्लाई होता है जिसमें हम बिजनेस एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स, मेथड्स एंड ट्रेंड पर्सनल्स इन ऑर्डर टू इम्प्रूव करने के लिए। ऑब्वियस है, जब हमारे पास अच्छे खासे टूल्स होंगे जो स्टैंडर्डाइज्ड होंगे और अच्छे पर्सनल, मतलब बिल्कुल ट्रेंड, जिनको सब कुछ आता है, जो हमने जो कार्यकर्ता हैं, मतलब जो वर्कर्स हैं वो काफ़ी ट्रेंड हैं, जो उनके पास प्रॉपर स्किल्स हैं, तो क्या होगा, इसके बेसिस पर जो आउटपुट होगा, जो आप प्रोडक्शन करने के बाद जो आउटपुट आपको गेन करते हो, उसमें भी इम्प्रूवमेंट होगा, उनकी क्वालिटी भी इंक्रीज होगी, कॉस्ट होगा वो भी कम होगी, और वेस्टेज भी रिसोर्सेज की कम होने लगेगी। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब है एग्जैक्टली जानना कि व्हाट यू वांट मैन टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीफेस्ट वे। इसका मतलब है आखिर आप किसी पर्सन से क्या चाहते हैं करवाना, बेस्ट टू बेस्ट क्या चाहते हैं, और वो पर्सन उस काम को कितने अच्छे परफेक्ट
तरीके से कम कॉस्ट और कम से कम वेस्टेज के साथ उस काम को कर पाता है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट हमें ये बताता है। ये देखिए साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलर जो थे उन्होंने 4 प्रिंसिपल्स निकाले हैं, 4 प्रिंसिपल्स। पहला जो प्रिंसिपल था कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, थर्ड वन इज कॉरपोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, और फोर्थ इज डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। देखिए भाई, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, अभी अभी मैंने आपको डिस्क्राइब किया कि रूल ऑफ थंब का मतलब क्या होता है। तो इसमें उन्होंने ये बोला कि रूल ऑफ थंब नहीं होना चाहिए, साइंस को इम्प्लीमेंट कीजिए। टेलर का बिलीव था कि देयर इज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज इफिशियंसी, दिस मेथड कैन बी डेवलप्ड थ्रू वर्क स्टडी एंड एनालिसिस। उनका कहने का ये तरीका था, वो ये मानते थे कि हर चीज़ को करने का एक बेस्ट तरीका ज़रूर होता है। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ को आप कैसे भी कर दें, हर चीज़ को बिल्कुल परफेक्शन के साथ और एक बेस्ट तरीके से आप कर सकते हैं। और उसका क्या मेथड होता है, एक बेस्ट मेथड ज़रूर एग्जिस्ट करता है। ये FW टेलर थे, उनका मानना था। ठीक है भाई, ये हो गया पहला उनका प्रिंसिपल। सेकंड, उन्होंने किस पर फोकस किया, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी का मतलब जानते हैं, हार्मनी का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, एक तरीके से सद्भावना, मतलब बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल कोऑर्डिनेशन के साथ एक दूसरे से बिना लड़े एक टीम वर्क में काम करना। डिस्कॉर्ड उसका जस्ट अपोजिट है। डिस्कॉर्ड का मतलब है कलेश, मतलब एक दूसरे से जेलस होना। जब मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, 10 लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, 10 ही मान लीजिए सिमिलर वर्क कर रहे हैं, सिमिलर टास्क आपने असाइन किया। उसके बाद जब आपने परफॉर्मेंस इवैल्यूएट की तो ऑब्वियस है कुछ ऐसे होंगे जिनका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनका परफॉर्मेंस जो एवरेज है उससे भी कम होगा, और कुछ होंगे जिनका परफॉर्मेंस बिल्कुल कहते हैं ना मीडियम है, बिल्कुल ठीक है, मतलब ना ज़्यादा अच्छा है ना ज़्यादा बुरा है। तो ये 3 कैटेगरीज जो मैंने आपको बताई, तो हो सकता है कि अगर वो डिस्कॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करता होगा तो उस बेसिस पर क्या होगा, आपस में लोग जेलस होने लगेंगे, एक दूसरे का काम बिगाड़ने लगेंगे, और कभी भी टीम स्पिरिट को डेवलप नहीं कर पाएंगे। वो ये सोचेंगे कि कुछ मुझे ऐसा अगर पता चलता है ऑर्गेनाइजेशन में तो सिर्फ मैं अपने लिए सोचूं, सिर्फ अपने लिए सोचूं, उसको नहीं बताना है, क्योंकि आपस में आपने जेलसी फैक्टर है, या आप एक दूसरे की खुशी नहीं देखना चाहते हैं। कन्फ्लिक्ट मतलब आप लोगों के बीच में होते रहते हैं। तो उसमें इन्होंने फोकस किया, इस तरीके से अगर होगा तो कभी भी एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम नहीं कर पाएगा, अच्छी तरीके से नहीं, मतलब अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव नहीं कर पाएगा। तो दोस्त who work together in the organization, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में एक साथ काम करते हैं उन्हें हार्मनी में काम करना चाहिए। दैट इज विचुअल गिव एंड टेक एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। कहते हैं ना कि आपस में प्रॉपर लेन देन, आपस ऐसा नहीं कि एक ही इंसान है जो उसके लिए करा जा रहा है, किया जा रहा है और लौट के उसे कुछ नहीं मिल रहा। तो कोई भी पर्सन है भाई, ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं ना तो सामने वाला भी कहीं ना कहीं कुछ इच्छाएं ऐसी रखता है कि वो भी मेरे लिए कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करता है। हम चाहें तो इसे बदल नहीं सकते, लेकिन ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर हम कुछ दे रहे हैं तो सामने वाले से कहीं ना कहीं उम्मीद करते हैं कि हमें भी कुछ उससे मिल जाए। तो ये गिव एंड टेक कहते हैं, ये होना चाहिए, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जनरली क्या होता है, इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन देयर आर 2 ग्रुप्स होते हैं, बिल्कुल वर्कर्स ग्रुप अलग होता है, मैनेजमेंट ग्रुप अलग होता है। जैसे मैंने आपको बताया था 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो आपने पढ़े थे, जिसमें एक था टॉप, एक था मिडिल, एक था लोअर। अब ये तीनों तो मैनेजमेंट लेवल पर काम कर रहे हैं, लेकिन ये मैनेज किसको कर रहे हैं, नीचे क्या है, वर्कर है ना, उनको ही तो मैनेज कर रहा है लोअर लेवल, और लोअर लेवल को मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल को टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो खैर सभी को ही देख रहा है ऑर्गेनाइजेशन को। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं 2 ग्रुप्स हैं, एक तो हमें मैनेजमेंट का दिखा और एक वर्कर का। अगर मान लीजिए वर्कर और मैनेजमेंट में ही आपस में कन्फ्लिक्ट होते ही रहेंगे, वर्कर्स हो सकते हैं कि उनसे लड़ रहे हैं कि आप हमें प्रॉपर वर्किंग कंडीशन नहीं देते हैं। देखिए जहाँ हम बैठे हैं वहाँ सफाई भी नहीं है, हमें किसी भी तरीके की कोई सोशल फैसिलिटी, हमारी सोशल वेलफेयर के लिए नहीं सोचा जाता है, इंश्योरेंस नहीं प्रोवाइड करा जाता। अगर कुछ एक्सीडेंट वगैरह हमारे साथ हो जाता है तो क्या क्लेम आप कितना करेंगे, क्या करेंगे, ऐसा कुछ नहीं सोचते हैं। तो वर्कर्स के लिए, वर्कर्स अगर अपने मन में ये सारी चीज़ें ले आए या उन्हें ऐसा लगने लगे कि हमारे जो मैनेजमेंट के थ्रू हमें कभी भी कुछ भी इनिशिएटिव्स या कुछ भी सजेशंस हमसे लिए ही नहीं जाते हैं, और वहाँ मैनेजमेंट ऑन द अदर साइड मैनेजमेंट भी ये सोच सकता है वही वर्कर्स को मैं प्रॉपर पे कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी काम तो इतना अच्छा करके ला नहीं दे रहे। तो क्या
क्या अगर आप मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है, मैनेजर को ये लग रहा है, दोनों ही एक दूसरे के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं। अगर मैनेजर को ऐसा लग रहा है कि काम प्रॉपर नहीं हो रहा, तो एटलीस्ट आपको उनसे डिस्कस करना चाहिए, बात करना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम जानने की कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा क्या रीज़न है जो आप अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं। तो इसमें यही बोला गया है, दोनों ही जो ग्रुप्स हैं, एक वर्कर और मैनेजमेंट, उनको आपस में कैसे मतलब ऐसा ट्रीट नहीं करना चाहिए, एक दूसरे के लिए जो एटीट्यूड है उनका उसे बदलना चाहिए। तो इसमें यही बोल रहे हैं कि टेलर ने इंसिस्ट किया कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोनों ही ग्रुप्स के लिए कि आप अपना एटीट्यूड चेंज करें, दोनों ही एक दूसरे के लिए, क्योंकि शेयरिंग ऑफ गेन्स बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर लीडिंग टू कंप्लीट हार्मनी। अगर आपको कोई भी प्रॉफिट या कोई भी गेन या कोई भी कुछ होता है, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि सिर्फ आप मैनेजमेंट ये सोचे कि ये मेरी वजह से हुआ या वर्कर ये सोचे ये मेरी वजह से हुआ। आपस में उन सारी, कहते हैं ना, दोनों ग्रुप्स को एक दूसरे को अप्रिशिएट करना चाहिए। अब ये थी हार्मनी, जो मैंने आपको बताया कि होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऐसे तो होता तो हम बहुत कुछ सोचते हैं कि ये भी चीज़ें होनी चाहिए, हमारे पास ये भी होना चाहिए, हमारे पास कार होनी चाहिए, हमारे पास एक अच्छा घर होना चाहिए, कहते हैं ना, हर चीज़ सोचते हैं। लेकिन उस चीज़ को होने के लिए हमें कुछ करना भी तो पड़ता है। तो इसी तरीके से जो एफ.डब्ल्यू. टेलर थे, जिन्होंने ये बोला कि एक ऑर्गेनाइजेशन में डिस्कॉर्ड नहीं, कलह कलेश ये सारी चीज़ें नहीं, आपस में हार्मनी होनी चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने एक एक्सटेंशन, कहते हैं ना, इसका एक्सटेंशन किया जो ये कहता है कि कॉपरेशन रखिए, इंडिविजुअल्स मत रखिए। उन्होंने बोला आपस में कॉपरेट करके काम कीजिए। तो इन्होंने क्या बोला, वर्क को कैरी करना चाहिए कॉपरेशन में एक दूसरे के साथ, विद म्यूचुअल कॉन्फिडेंस अंडरस्टैंडिंग बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजर। क्योंकि मैंने आपको बताया था वर्कर है और मैनेजर दो ग्रुप्स हैं, तो उनको आपस में कॉपरेट करके काम करना होगा। मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्शन हो रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें आपने ये स्टैंडर्ड सेट कर दिया, पहले से ही स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि नहीं, एक पर वर्कर पर डे 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है। आपने उनसे डिस्कस नहीं किया, कुछ नहीं किया कि भाई आपकी कितनी कैपेसिटी है, कितना कर सकते हैं। बिना डिस्कस किए अगर आप ऐसा चीज़ें करेंगे तो उसमें क्या होगा, कन्फ्लिक्ट तो आएंगे ना, अराइज होंगे। तो इस केस में यही बोला गया है कि जब भी आप कोई स्टैंडर्ड सेट करते हैं टास्क के लिए, कोई स्टैंडर्ड टास्क सेट करते हैं, तो आपको अपने वर्कर्स के साथ भी उस चीज़ को डिस्कस करना चाहिए, उनके साथ कंसल्ट करना चाहिए, ताकि उनकी भी राय जानिए कि आखिर क्या प्रॉब्लम है। जो मैंने स्टैंडर्ड सेट किया 10 यूनिट का क्यों नहीं फुलफिल हो पाएगा, उसके रीजंस भी जानिए कि क्या रीजंस हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक्सक्यूज़ ही हो सकता है कोई जेन्युइन रीज़न हो, तो उनको जानिए। उसके बाद उनसे कंसल्ट करके उनके सजेशंस लेकर उसके बाद स्टैंडर्ड सेट कीजिए, ताकि उन्हें भी ऐसा लगे कि हाँ, उनको भी इम्पोर्टेंस दी जाती है, उनकी भी बात सुनी जाती है। सेकेंड देखिए, टू हैव कॉपरेशन मैनेजमेंट शुड वेलकम द सजेशंस। जो मैंने अभी आपको बताया कि उनकी जो सजेशंस होती हैं उनको भी आपको, मतलब कहते हैं ना, इनवाइट करना चाहिए, बोलना चाहिए कि आपके कुछ सजेशंस है। अगर आपको ऐसा लगता है कि वर्कर्स से भी पूछना चाहिए कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ अच्छे सुझाव हैं, या आपको लगता है कि किस काम को किस तरीके से करना चाहिए, तो आप बिल्कुल, आपके सजेशंस का वेलकम है, तो उनके सजेशंस भी सुनने चाहिए। एट द सेम टाइम वर्कर शुड नॉट गो ऑन स्ट्राइक एंड मेक अनरीजनेबल डिमांड। बिल्कुल ठीक है, वर्कर्स को डायरेक्टली अगर उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें कम पे किया जा रहा है, तो उन्हें स्ट्राइक पर ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आपने सोचा, आपकी टीम होती है, इनकी भी यूनियन होती है, तो वर्कर्स को आपस में किसी एक ने बोला तुम्हें नहीं लगता कि वो थोड़ा कम पे करते हैं हमें जितना हमसे काम करा रहे हैं। अब क्या है भाई, बुरी बातें बहुत जल्दी फैलती हैं, अच्छी बात नहीं इंसान अपनाएगा, लेकिन बुरी बातें बहुत जल्दी फैलती हैं, और वर्कर्स को कहीं ना कहीं हमेशा ऐसा लगता ही है कि मैं अंडर पेड हूँ। तो इस चीज़ को सुनकर क्या है, सभी ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, स्ट्राइक पर जाते हैं, ये सुन तो नहीं रहे हैं, हम कब से बोल रहे हैं कि हमारा पेमेंट बढ़ाइए। तो उन्होंने क्या किया, स्ट्राइक पर जाने लगे। और जब आप स्ट्राइक पर गए तो क्या ये एक सही तरीका है? इसमें क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन होती है वो भी डैमेज होती है, और जब आप इस तरीके से स्ट्राइक पर जा रहे हैं तो आपस में जो रिलेशन है आपके वर्कर्स के मैनेजर के साथ, उसमें भी क्या है, वो भी ख़राब होंगे। और क्या ज़रूरी है कि आपका ऐसा करने से आपकी डिमांड फुलफ़िल हो जाएगी, और तब भी हो सकता है कि आपको लौट कर काम ही करना पड़े।
तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। कम्युनिकेशन सिस्टम ओपन होना चाहिए, मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप उनसे डायरेक्टली बात कीजिए कि हमारा हम पे से जो आप हमें पे कर रहे हैं हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है, थोड़ा सा उसे इंक्रीज़ कीजिए। आपस में कहते हैं ना कलेक्टिव बार्गेनिंग, एक दूसरे से बात कीजिए, हो सकता है कि थोड़ा बहुत इंक्रीज़ हो जाए या उन्हें भी ऐसा लगने लगे आप अपने अच्छे से कंसल्ट करें, उनसे अच्छे से कन्विंस कर पाएँ। तो ये चीज़ें इस तरीके से होना चाहिए। तो टेलर का ये कहना था देयर शुड बी ऑलमोस्ट इक्वल डिवीज़न ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। सारा जो ऐसा नहीं है कि आप मैनेजर हैं, आप अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हैं, तो इस तरीके से ये नहीं है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो उन्होंने बोला जो अथॉरिटी अगर आपके पास है और उनको अगर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उनको दे रहे हैं काम करने की, तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों में बैलेंस होना चाहिए, दोनों को इक्वल मतलब डिवीज़न ऑफ लेबर देना चाहिए। लास्ट वन देखिए इनका प्रिंसिपल, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू दियर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। बिल्कुल ये कहा जाता है कि अगर आप एक इंडस्ट्री को बहुत अच्छी तरीके से मतलब कहते हैं ना इंडस्ट्री ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहती है, सक्सेसफुल होना चाहती है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर पर्सन, चाहे वो उसमें मैनेजर हो या वर्कर हो, उनका डेवलपमेंट बेस्ट टू बेस्ट वो क्या हो सकते हैं, मतलब कितने एफिशिएंट हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि बेस्ट टू बेस्ट मेरी एफिशिएंसी ये है कि मैं आज किसी टॉपिक को मान लीजिए 1 घंटे में पढ़ा रही हूँ, तो हो सकता है बेस्ट टू बेस्ट मैं मतलब उसका बिल्कुल क्रक्स निकाल के लेके आऊँ, बेस्ट टू बेस्ट मैं उसको आधे घंटे में पढ़ा पाऊँ। तो ये मैंने अपनी इफ़िशियंसी बताई और मैंने ये बोला कि जो चीज़ हो सकता है मैं आज थोड़ा ब्रॉड करके पढ़ा रही हूँ उसे क्रक्स करके पढ़ा लूँ। और यह कोई चीज़ है जिसमें बच्चे के मार्क्स कहते हैं ना, बच्चे को बोला गया कि तुम्हारी कितनी इफ़िशियंसी है, मेरी इफ़िशियंसी ये है कि मैं 4 घंटे पढ़ सकती हूँ। अगर किसी बच्चे को बोला जाए कि उसने बोला कि मेरे 4 घंटे की इफिशियंसी है, 4 घंटे, और हो सकता है जो 4 घंटे में जो बच्चा पढ़ता है उसे हम इतना ट्रेन कर दें, इतना डेवलप कर दें कि वही उस काम को 2 घंटे में करने लगे। तो इसका मतलब ये है कि वर्कर को, आपका एफ.डब्ल्यू. टेलर का कहना था कि वर्कर्स को उनकी जितनी मतलब जितने हद तक वो बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं काम, उस हद तक आपको डेवलप करना चाहिए। तो इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। बिल्कुल एक इंडस्ट्री की अगर एफिशिएंसी चेक की जाती है तो वो चेक की जाती है कि वर्कर्स कितने एफिशिएंट हैं उसमें काम कर रहे हैं। तो वर्कर की एफिशिएंसी अब भाई किस पे डिपेंड करेगी, अगर आप उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, उनका प्रॉपर सिलेक्शन को कहते हैं ना, सही इंसान को, राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए सिलेक्ट करेंगे और प्रॉपर उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, उनका परफॉर्मेंस एवेल्यूशन किया जाएगा, उसके बाद क्या क्या आपको लगते हैं कि इम्प्रूवमेंट करना चाहिए आप वही करेंगे। तो उस बेसिस पर क्या है, एक वर्कर प्रॉपर अपना कहते हैं ना बिल्कुल ग्रेटेस्ट एफिशिएंट हो जाएगा। तो टेलर ने इंसिस्ट किया कि ड्यू केयर शुड बी टेकन बाय सिलेक्टिंग द एम्प्लॉयज़। अगर हम किसी पर्सन को सिलेक्ट करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन में किसी भर्ती करते हैं, तो उसके लिए हमें बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करना चाहिए। और सिलेक्ट करने के बाद उनको जो आता है, जो उनकी क्वालिफिकेशन है और जिसमें वो एक्सपर्ट है, कहते हैं ना बिल्कुल स्पेशलाइज हूँ कि मुझे ये काम बहुत अच्छे से आता है, अब मुझे अकाउंट करना बहुत अच्छे से आता है, तो उनको वही काम दो। ये नहीं आपको अकाउंटिंग में आप अच्छे हैं और आपको सेल्स का काम दे दिया गया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एम्प्लॉय मस्ट बी सेंट फॉर ट्रेनिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। आप भाई उन्हें, टेक्नोलॉजी इतनी अपडेट हो रही है, एनवायरनमेंट इतनी जल्दी बदल रहा है, तो ज़रूरी है कि उनका भी अपडेट होना, क्योंकि वही एक ऐसी सीढ़ी है जो आपके लिए काम करते हैं और आपके लिए वही एक कहते हैं ना एक बेसिक एक नींव है। अगर वही काम नहीं करेंगे, आप उनको अपडेट नहीं करेंगे, तो आप कैसे फिर प्रोडक्शन में जब चेंजेस ही नहीं आएंगे तो कैसे फिर आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप पूरी मार्केट में एग्जिस्ट कर पाएंगे, अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट कर पाएंगे। तो उसमें ये सारी ज़रूरी है कि ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, कंपनी के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, ये वर्कर्स के लिए भी अच्छा लगेगा। तो ये थे 4 प्रिंसिपल जो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आए होंगे, और अगर कोई भी डाउट है तो एज़ ऑलवेज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो जब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम आपसे, तो खुश रहिए, आबाद रहिए, अपनी लाइफ एंजॉय करते रहिए और हंसी खुशी पढ़ाई भी करते रहिए साथ में, ठीक है। और हमारे प्लेटफॉर्म पे आना ना भूलिए, वेयर लर्निंग नेवर स्टॉप। और हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि आपको हमारे चैनल से जुड़े सारे अपडेट्स मिल सकें।